जय हिंद साथियों, संकट की घड़ी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर प्रचार किया जा रहा है। दुख की घड़ी में निजामुद्दीन दरगाह भी आया आगे और 200 कोरोना मरीज देश को किया समर्पित। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कोरोना एट इस्लाम। इधर रोगी और गोदी मीडिया ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। बधाई हो, भारत में कोरोना का टीका मिल गया जो कई सालों से कई रोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसका नाम है इस्लामोफोबिया। इस टीके से कोरोना खत्म नहीं होगा, लेकिन हुक्मरानों को जवाबदेही से बचाएगा और लोगों के जहन को जहरीला करेगा। बस फिर क्या करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, केजरीवाल साहब ने आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात के मरकज पर FIR होना चाहिए। कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं है, लेकिन आज उन्होंने आनन फानन में आदेश दे दिया और एलजी साहब से रिक्वेस्ट की कि FIR होना चाहिए। इधर केजरीवाल साहब के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान साहब, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं 23 मार्च को रात 12 बजे मैंने DCP साउथ ईस्ट और ACP निजामुद्दीन को बता दिया था कि निजामुद्दीन मरकज में 1000 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। फिर पुलिस ने उनको भेजने का इंतजाम क्यों नहीं किया। साथियों, सारा सवाल इस बात का है कि फंसा हुआ कौन है। एक तरफ लोग फंसे हुए हैं और एक तरफ लोग छुपे हुए हैं। इसी का खेल चल रहा है। इस खेल को आप समझिए। कल तक जब दिल्ली के अलग अलग बस अड्डों पर लाखों का जन सैलाब था, DTC बसों के जरिए से भीड़ जमा की जा रही थी, लोगों को बसों में ठूसा जा रहा था पैकेट देकर, सोशल डिस्टेंसिंग का उस वक्त कोई ख्याल नहीं रखा गया। इसका जिम्मेदार कौन है? 2-3 ऑफिसर्स को हटा दिया गया, खबर आ रही है। लेकिन बस जमा करने का, भीड़ जमा करने का, बसों के जरिए से छोड़ने का आदेश किसने दिया? अभी तक इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली में आग लग गई, माननीय मुख्यमंत्री जी, घर जल गए, सैकड़ों घर जल गए, कई दर्जन लोग मारे गए, कई लोगों की अमलाक लूटी गई, पैसे लूटे गए, जेवर लूटे गए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब तीसरे दिन जागे तो वो गांधी जी के स्टेच्यू पर जाकर के, गांधी स्थल पर जाकर के उन्होंने शांति की प्रार्थना की। उन्होंने जो प्रभावित इलाके थे, जो दंगा पीड़ित इलाके थे, वहां जाने का जर्रा बराबर भी कष्ट नहीं किया। अगर उन्होंने कष्ट किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहरहाल जिस मुद्दे पर है उसी मुद्दे पर बात करेंगे। मरकज निजामुद्दीन का पक्ष आया है। निजामुद्दीन ने अपने पक्ष में कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है। निजामुद्दीन की तरफ से कहा गया है जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ उस वक्त बहुत सारे लोग मरकज में थे। उसी दिन मरकज को बंद कर दिया गया, बाहर से किसी को नहीं आने दिया गया। जो लोग मरकज में रह रहे थे उन्हें घर जाने का इंतजाम किया जाने लगा। नंबर 2, 21 मार्च से ही रेल सेवाएं बंद होने लगी, इसलिए बाहर के लोगों को भेजना मुश्किल था। फिर भी दिल्ली और आसपास के करीब 1500 लोगों को घर भेजा गया। अब करीब 1000 लोग मरकज में बच गए थे। नंबर 3, जनता कर्फ्यू के साथ 22 मार्च से 31 मार्च तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। बस या निजी वाहन भी मिलने बंद हो गए। पूरे देश से आए लोगों को उनके घर भेजना मुश्किल हो गया। नंबर 4, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश मानते हुए लोगों को बाहर भेजना सही नहीं समझा, उनको मरकज में ही रखना बेहतर था। प्रधानमंत्री ने अपने लॉकडाउन के भाषण में क्या कहा था, आप याद करिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो लोग जहां हैं वहीं रुक जाएं, अपने दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच लें और जनता कर्फ्यू को, लॉकडाउन को कर्फ्यू की एक शक्ल समझें और इस वक्त मुसीबत की घड़ी में मदद करें और बिल्कुल बाहर ना निकलें। निजामुद्दीन का शायद यही कसूर है, मरकज का यही कसूर है कि उसने प्रधानमंत्री के आदेश को मानने की कोशिश की और उसको माना। और मैं समझता हूं कि अगर ये गलती है तो प्रधानमंत्री के आदेश को मानना गलती है, तो मरकज को एक बार नहीं 100 बार करना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च को SHO निजामुद्दीन ने हमें नोटिस भेजकर धारा 144 का उल्लंघन का आरोप लगाया। हमने उसके जवाब में कहा कि मरकज को बंद कर दिया गया है, 1500 लोगों को उनके घर भेज दिया गया है। अब 1000 बच गए हैं जिनको भेजना मुश्किल है। हमने ये भी बताया कि हमारे यहां विदेशी नागरिक भी हैं। रोगी मीडिया क्या प्रचार कर रहा है? आप सोचिए कि विदेशी नागरिक कैसे आ गए, वीजा लेकर नहीं आए, ये सब रोगी मीडिया प्रचार कर रहा है। लेकिन मरकज ने कहा है कि हमने कंसर्न अथॉरिटीज को बता दी थी कि हमारे यहाँ विदेशी नागरिक हैं। इसके बाद हमने SDM को अर्जी यानी एप्लीकेशन देकर
17 गाड़ियों के लिए कर्फ्यू पास मांगा ताकि लोगों को घर भेजा जा सके। हमें अभी तक कोई पास जारी नहीं किया गया। 25 मार्च को तहसीलदार और एक मेडिकल की टीम आई और लोगों की जांच की गई। नंबर 7 मार्च को हमें एसडीएम ऑफिस में बुलाया गया और डीएम से भी मुलाकात कराया गया। हमने फंसे हुए लोगों की जानकारी दी और कर्फ्यू पास मांगा। 27 मार्च को 6 लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। नंबर 28 मार्च को एसडीएम और डब्ल्यूएचओ की टीम 33 लोगों को जांच के लिए ले गई, जिन्हें राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में रखा गया। 28 मार्च को एसीपी लाजपत नगर के पास से नोटिस आया कि हम गाइडलाइंस और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका पूरा जवाब दूसरे ही दिन भेज दिया गया। 30 मार्च को अचानक ये खबर सोशल मीडिया में फैल गई कि कोरोना के मरीजों की मरकज में रखा गया है और टीम वहां रेड कर रही है। अब मुख्यमंत्री ने भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। अगर उनको हकीकत मालूम होती तो ऐसा नहीं करते। हमने लगातार पुलिस और अधिकारियों को जानकारी दी कि हमारे यहाँ लोग रुके हुए हैं। वो लोग पहले से यहाँ आए हुए थे, उन्हें अचानक इस बीमारी की जानकारी मिली। हमने किसी को भी बस अड्डा या सड़कों पर घूमने नहीं दिया और मरकज में बंद रखा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था। हमने जिम्मेदारी से काम किया। इधर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने तबलीगी जमात का साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मरकज़ ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां अदा की हैं। मरकज़ ने अपनी तरफ से अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया था। गुमराह किया जा रहा है देश को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरकज़ बेकसूर है। जमात इस्लामी हिंद की ओर से भी कहा गया है मरकज़ की कोई गलती नहीं है। जमात इस्लामी हिंद ने मीडिया ट्रायल की निंदा की है, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। एक पत्रकार ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कोरोना पर अपनी नाकामियां छिपाने के लिए कुछ दिनों के लिए तबलीगी जमात की आड़ सरकार को मिल गई। आईटी सेल और जहरीली ब्रिगेड ने कोरोना जिहाद वाला शब्द भी झट से गढ़ लिया। खैर, इससे दूसरी उम्मीद करना भी बेईमानी है, क्योंकि इनको यही काम सौंपा गया है। तबलीगी जमात की लापरवाही को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन और पुलिस से भी लापरवाही हुई है। इनसे सवाल, जांच और कार्रवाई सब होनी चाहिए, लेकिन कोरोना के खिलाफ देश के जंग जीतने के बाद असली सवाल उन्हीं लोगों से होगा जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं और महत्वपूर्ण शुरुआती दिनों में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। कोरोना संकट को कुछ दिन में ही एक मानवीय त्रासदी में बदलने की जवाबदेही किनकी है? बिना तैयारी के आनन फानन में सब कुछ बंद करने का निर्णय क्यों हुआ? हुक्मरानों की नींद कुछ दिन पहले क्यों टूटी? एक हफ्ते पहले तक बड़ी सरकारी एवं राजनीतिक बैठकें, कार्यक्रम, संसद सत्र क्यों चलता रहा, जबकि कई देशों में कोरोना की स्थिति भयावह थी और भारत में भी कोरोना दस्तक दे चुका था। लाखों लोगों को बिना मेडिकल टेस्ट के हवाई अड्डों पर क्यों जाने दिया गया? 130 करोड़ की आबादी वाले देश में रोजाना कुछ 100 टेस्ट क्यों होते हैं? 3 महीने के लिए राहत पैकेज की घोषणा करके कंफ्यूजन क्यों फैलाया गया? लाखों गरीबों को पलायन करना पड़ा, धक्के खाने पड़े, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कई ऐसे सवालों के जवाब हुक्मरानों को देने हैं जो शायद वो कभी नहीं देंगे। दोस्तों, आप इस क्रोनोलॉजी दर क्रोनोलॉजी को कोरोना के दौर में समझिए कि एक क्रोनोलॉजी है क्या। तबलीगी जमात ने पास मांगा और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शायद उनको पता नहीं है। जो लोग जिम्मेदार हैं वो ऑफिसर की तरफ भी अब उंगली उठाने लगे हैं। क्या मुख्यमंत्री को ऑफिसर ब्रीफ नहीं करते थे? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुख्यमंत्री को ऑफिसर ब्रीफ ना करें, बताएं ना। आखिर ये किसकी गलती है? किसने आनंद विहार के बस अड्डों पर लाखों लोगों की भीड़ जमा कराई? किसने डीटीसी बसें प्रोवाइड कराई? इसकी जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री की नहीं है? किसने पूरे भारत की छवि दुनिया में बदनाम करवाई? क्या इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री साहब की नहीं है? मुख्यमंत्री साहब क्या अपना पल्ला झाड़ करके देशवासियों को गुमराह कर सकते हैं? दुनिया के सामने देश की छवि कैसे धूमिल हो रही है कि क्वारंटाइन के दौर में, आइसोलेशन के दौर में आज लाखों लोग अगर सड़क पर हैं, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि वो लाखों लोगों को डेली खाना दे रहे हैं, तो फिर आखिर भीड़ कैसे भाग रही है? क्या वोट लेना जो उनका मकसद था, वोट हासिल हो गया? अब लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा इस महामारी और त्रासदी के दौर में? जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री साहब भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और इस बीच एक अहम जो खबर आई है 2 दिन पहले कि माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि देखिए, अब समय आ गया है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। क्या सुई कुछ और इंडिकेट कर रही है?
इस क्रोनोलॉजी को भी कोरोना के दौर में समझने की जरूरत है। साथियों, गोदी मीडिया, रोगी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल सब लगे हुए हैं कि किस तरह से इस्लामोफोबिया के नाम पर देशवासियों को असल मुद्दे से भटकाया जा सके, गुमराह किया जा सके। लेकिन याद रखिए, अगर आज आपने रोगी मीडिया, गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर विश्वास किया तो यह हमारी और आपकी बहुत बड़ी चूक होगी। हमारी और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का आदेश दिया है उसको पूरी ईमानदारी से पालन करें। जहां भी चूक हो रही है सिस्टम को बताएं, सरकार को बताएं। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो कोऑपरेट करें, जनता को विश्वास में लें। जिस तरह से पुलिस का कहीं कहीं अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है, पुलिस को भी जरूरत है एक इंसान के तौर पर लोगों से व्यवहार करने की, लोगों से ट्रीट करने की। क्योंकि तबलीगी जमात मरकज की तरफ से जो बात कही गई है वो अहम है। मरकज ने कहा है, आप सबूत देखिए, उसने पहले एसएचओ को इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, एसडीएम को इन्फॉर्म किया, सबको इन्फॉर्म किया और मरकज की तरफ से ये सब दस्तावेज मौजूद हैं। मरकज के इन दस्तावेजों को झुटलाया नहीं जा सकता है। अगर मरकज की तरफ से कुछ गलत हो रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, हमारा इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या कर रहा था, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देश चाहता है। एक इस्लामोफोबिया के नाम पे मोड़ देना और मुख्यमंत्री साहब का ये कह देना कि पुलिस उनके अंडर में नहीं है। फिर मुख्यमंत्री साहब पहले तक पुलिस कहते थे कि उनके अंडर में नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि साहब एफआईआर करिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों की कड़ी दर कड़ी इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। आशा है कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। हमें उम्मीद है कि इसी तरह अगर आपका सहयोग हमें मिलता रहा तो सच्ची और अच्छी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और यह बात याद रखिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां बह गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महाभारत बनाने में मगर एहसान सबका है।